हेलो बच्चों, मैं पंकज गंगवार और ये आपका प्यारा सा चैनल सीबी एजुकेशन क्लासेस। आज मैं फिर अपने इस चैनल में, अपने इस लेक्चर में आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आज के अपने इस लेक्चर पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा ये लेक्चर छोटा जरूर है, लेकिन इसका टॉपिक इतना सेलेक्टिव है कि जिससे ना कि केवल इंटरमीडिएट में बल्कि आप ये कहें कि 10th क्लास में भी और लगभग जो भी आपके छोटे कंपटीशंस होते हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं, इनमें भी आप लोगों के लिए इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य मिल जाता है, चाहे कंपटीशन किसी भी लेवल का क्यों ना हो। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप इसको मन से पढ़ते हो तो मैं ये दावा करता हूं कि आप कंपटीशंस में भी और अपने इस एग्जाम में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि यहां से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। यह मेरी 100% गारंटी मैं देता हूं इस बात की। यदि आप हमारे तरीके से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप यहां से किसी भी क्वेश्चन को करने में जरूर कामयाब होंगे। तो टॉपिक आज का हमारा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी या एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी से इसलिए कहते हैं क्योंकि यह श्रेणी धातुओं के बीच परस्पर उनकी रिएक्टिविटी के बीच डिफरेंस या उनकी तुलना करने में सहयोग करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। जब धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में हम रखते हैं, देखिए घटने और बढ़ने के दो क्रम होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो जब हम धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखते हैं, बढ़ते क्रम का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू टू पॉजिटिव वैल्यू, यानी माइनस से हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को, ऋणात्मक विभव से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम जीरो से होते हुए फिर पॉजिटिव वैल्यू तक जाएंगे। यानी धातुओं को जब हम ऊपर से नीचे की ओर इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो हमारे लिए जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को धातुओं की सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी हम कहते हैं। अब इस श्रेणी की उपयोगिता क्या है, पहले थोड़ा सा इसकी उपयोगिता पे बात कर लेते हैं और इसके थोड़े गुणों की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमने इस श्रेणी को यहां अरेंज किया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि सबसे टॉप पर लिथियम है और लिथियम के सामने हमने इसका इलेक्ट्रोड विभव जो है वो लिख रखा है -3.04 वोल्ट। -3.04 वोल्ट से जब हम ऊपर से नीचे चलते चले आएंगे तो ये वैल्यू जो है कंटिन्यू नेगेटिव में ये घटती चली आएगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू लगातार बढ़ती रहेगी। और जब हम हाइड्रोजन पर पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रोड विभव यहां पर जो है वो 0.0 वोल्ट हो जाता है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रोड विभव जो है वो 0 वोल्ट हो जाता है। और जब हाइड्रोजन के नीचे हम यहां पर बढ़ते हैं, कॉपर है या मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम और गोल्ड है, तो हाइड्रोजन के बाद जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोड विभव है उसकी वैल्यू लगातार जो है वो पॉजिटिव होती चली जाती है। यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हमने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अरेंज किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको जो है इस वैल्यू को उठाकर आप ऊपर से इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। यहां पर ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं वो धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर दे रखी है। इसके बाद
तो यहां से एक रिजल्ट तो हम क्लियर कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहां पर दी गई है उस सीरीज में मानक इलेक्ट्रोड विभव को उनके बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। दूसरी बात यहां पर यह देख लेते हैं कि यहां पर धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। देखिए, दो तरह का पोटेंशियल सेल के अंदर होता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं यूज किया जाता है, बल्कि धातुओं के अपचयन विभव यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल का यूज किया जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि धातुओं के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं वो उनके मानक अपचयन विभव होते हैं। और दूसरी बात हम यहां पर करते हैं कि जब इस सीरीज में हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी लगातार डिक्रीज करती जाती है, यानी टॉप टू बॉटम। जब तक हम यानी लिथियम से स्टार्ट होकर हम गोल्ड तक जाएंगे तो यहां पर एक्टिविटी जो है वो लगातार डिक्रीज होती जाएगी, धातुओं की सक्रियता लगातार घटेगी श्रेणी में जब ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। इसके बाद एक नेचर और इनका रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर जो है, जो यहां इस सीरीज में टॉप पर है उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे जो है धातुओं की रिड्यूसिंग पावर लगातार घटती चली जाएगी। और इसके बाद है एक पॉइंट हम और यहां देख लेते हैं, हालांकि वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, धीरे धीरे हम सब पर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आता है यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, चार उसमें ऑप्शन दे देते हैं कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड कम ताप पर अपघटित हो जाएगा या शीघ्रता से अपघटित हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जब यहां चलेंगे यानी ऊपर से नीचे की ओर जब चलेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड जो है ये डिक्रीज करती है। स्टेबिलिटी जो ऑक्साइडों की है वो लगातार जो है, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, मैंने लिखा नहीं है, तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड जो है ये भी जो है वो डिक्रीज करती है यानी घटती चली जाती है। तो ऊपर से नीचे जब भी चलेंगे इस सीरीज में तो ऑक्साइड्स की जो स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज करती है, यानी सबसे नीचे जो ऑक्साइड है या हम ये कह सकते हैं गोल्ड का ऑक्साइड है, प्लेटिनम का ऑक्साइड है, तो ये जल्दी अपघटित हो जाते हैं, यानी कम ताप पर ये अपघटित हो जाते हैं। लेकिन ऊपर जैसे जैसे हम चलते हैं तो इनके ऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाते हैं। इसके बाद ये तो इसके कैरेक्टर हो गए, फीचर्स हो गए कि इसके द्वारा हमें क्या क्या सहायता मिल सकती है, किन किन चीजों को इसमें हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कि श्रेणी का उपयोग आप कब कर पाएंगे। देखिए, इस श्रेणी का उपयोग आप तभी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, अपने क्वेश्चंस को हल करने के लिए, कि जब ये सीरीज आप लोगों को बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से यानी जिस तरीके से लिखी हुई है उसी तरीके से अगर आप इस श्रेणी को याद करें तब इससे संबंधित क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आप लोगों को लगभग इसमें जितने भी तत्व लिखे हुए हैं सभी के सिंबल आपको पता है, यानी सभी के प्रतीक आपको पता है। देखिए, लिथियम सबसे पहले यहां बात कर लेते हैं, लिथियम, फिर पोटेशियम दे रखा है, लिथियम के नीचे पोटेशियम है, इसके बाद बेरियम है, स्ट्रांसियम है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड। इसके बाद आ जाता है यहां पर हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन से जितने ऊपर हैं सभी का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो निगेटिव वैल्यू में होता है। हाइड्रोजन पर जब हम आ जाते हैं तो ये 0 वोल्ट हो जाता है, और इसके बाद हाइड्रोजन के नीचे जब बढ़ते हैं तो यही वैल्यू पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। इसके बाद है हाइड्रोजन के बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। लेकिन प्रायः ऐसा देखा गया है कि जब हम कोई चीज याद करते हैं तो अगर उसका कोई हम तरीका निकाल लें, कहीं कोई ट्रिक बना ले तो वो आसानी से याद हो जाती है। और इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, इसके द्वारा इस श्रेणी को आप बिल्कुल सही सिस्टमेटिक ढंग से याद कर सकते हैं। और ये केवल आपके लिए 10 मिनट का काम है। आप इस सीरीज को लिखिए और 2 बार इस ऑर्डर को लिख लीजिए। हमने यहां पर देखिए
यहाँ दो दो को मिलाकर के लिखा है, ALIK लीक हो गया। इसके बाद BASR बासर हो गया, CANA काना, MGAL जी को साइलेंट कर लीजिए माल हो गया। इसके बाद MNZN दोनों मिलाकर के मंजन हो जाता है, CRFE को मिलाकर के करफी है, और यहां पर तीन को हमने यूज किया है, CDCONI कड को नी। इसके बाद संत प्रभा। तो इस तरीके से हम एक लाइन में कह सकते हैं, लीक, बासर, काना, मान, मंजन, करफी, कड़कोनी, संत प्रभा। तो इस तरीके से आप इस सीरीज को सिस्टमेटिक ढंग से याद कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इससे किस किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो इससे क्वेश्चन आते हैं, और वो आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट यूज है इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया है। सबसे पहले इस सीरीज के द्वारा हम, अगर ये सीरीज हमें आती है तो हम किसी भी विस्थापन अभिक्रिया के बारे में ये तय कर सकते हैं कि वो अभिक्रिया सही है या नहीं सही है, कौन सा पदार्थ या कौन सा तत्व विलयन से किस तत्व को विस्थापित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उनकी सत्यता की जांच, कि वो अभिक्रिया सही है या नहीं सही है, इसकी जांच जो है वो हम इस सीरीज की सहायता से कर सकते हैं। और इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन लिखी हुई है, Zn प्लस H2SO4, एरो लगा लेते हैं, Zn SO4 प्लस H2। इसके बाद एक रिएक्शन और लिखते हैं, Cu प्लस H2 SO4 एरो CuSO4 प्लस H2। इसमें हमने एक लाइन लिखी हुई यहां पर कि जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होती है। इसका सीधा सिद्धांत है कि जब कोई तत्व या एलिमेंट इस श्रेणी में ऊपर स्थित है, वो ऊपर वाला तत्व जो है वो नीचे वाले तत्व को उसके किसी भी लवण विलयन से विस्थापित कर देगा। जो तत्व ऊपर स्थित है वो अपने से नीचे वाले पदार्थ के विलयन से उसको विस्थापित कर देगा। तो यहां पर हम देखते हैं, पहली अभिक्रिया की बात करते हैं, H2SO4 सॉल्यूशन है, H2SO4 जो कि एक अम्ल है। तो इस अम्ल में अगर हम जिंक डाल दें, थोड़ा सा कोई जिंक का टुकड़ा डाल दें, तो इसमें हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। यह अभिक्रिया सही है और अभिक्रिया संभव है। अभिक्रिया इसलिए सही है कि यहां पर हम देखते हैं कि जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित किया है। हाइड्रोजन का स्थान यहां नीचे है और जिंक का स्थान ऊपर है। तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन को H2SO4 से विस्थापित कर देगा। और आप लोगों ने पढ़ा भी है अम्लों की प्रॉपर्टी में कि जो सक्रिय धातुएं होती हैं, यानी जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थान वाली धातुएं हैं, वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। तो यह विक्रिया सही है। लेकिन यहां एक नीचे विक्रिया लिखी हुई है Cu प्लस H2SO4, और आगे हम इसमें बना रहे हैं CuSO4 प्लस H2। इसमें भी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है, लेकिन किसके द्वारा किया गया है? कॉपर के द्वारा यहां पर हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है। तो जब अब यहां पर हमें देखना है कि ये रिएक्शन वास्तव में सही है, दिखने में तो सही लग रही है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बैलेंस में है, तो बैलेंस की दृष्टि से तो यह सही है। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा संभव है? देख लेते हैं एक बार। यहां हाइड्रोजन ऊपर है
और कॉपर यहां पर इस सीरीज में नीचे है। जब हाइड्रोजन ऊपर है और कॉपर नीचे है तो कॉपर H2SO4 से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन का स्थान ऊपर है, कॉपर का स्थान नीचे है। यह बिल्कुल वैसी बात हो जाती है जैसे मान लीजिए आप लोग सभी किसी न किसी विद्यालय में पढ़ते हैं और आप लोगों को अगर सुनने को मिले कि हमारे यहाँ के या आपके स्कूल के, जैसे कोई भी न्यूज आपको बता दे कि हमारे स्कूल के चपरासी ने, एक पियोन ने प्रिंसिपल साहब को सस्पेंड कर दिया या उनको नौकरी से हटा दिया, तो ये बिल्कुल वैसी ही बात हो जाएगी कि ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसको अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए कि प्रिंसिपल साहब ने पियोन को निकाल दिया नौकरी से, तो वो सही है, क्योंकि वो टॉप पर बैठे हुए हैं और उसकी कुर्सी नीचे है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। जैसे मान लीजिए आप सभी बच्चे जब क्लास में पढ़ते हो, किसी टीचर की एंट्री होती है तो आप अपनी कुर्सी से, यानी जहां पर आप बैठे हुए होते हो वहां पर आप खड़े हो जाते हो, या टीचर के लिए चेयर नहीं है तो आप उस चेयर को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि वही फिनोमिना तरीके का यहां भी लागू होता है कि जो ऊपर है वो नीचे वाले को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो यहां ये पहली अभिक्रिया तो सही है, लेकिन दूसरी अभिक्रिया यहां पर संभव नहीं है। इस तरह से यह अभिक्रिया नहीं हो सकती। इसके बाद दूसरी बात हम करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही, जैसे कुछ देखा होगा आप लोगों ने, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 सॉल्यूशन है, और AgNO3 सॉल्यूशन में एक कॉपर की छड़ डाल देते हैं या कॉपर का एक टुकड़ा डाल देते हैं, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहां पर जो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है उसमें कॉपर की छड़ हमने डाली है, धीरे धीरे विलयन में नीला रंग आना शुरू हो जाता है। तो विलयन में नीला रंग आना शुरू हो जाता है, तो नीला रंग किसके कारण आता है ये हमें देख लेना है। तो यहां पर कॉपर जब हमने डाला है, यहां सीरीज को देख लेते हैं, तो कॉपर के नीचे, यानी सिल्वर का स्थान जो है वो कॉपर के नीचे है। कॉपर सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देगा, यानी सिल्वर तो इसने हटा दिया, और यहां हो जाएगा CuNO3 होल ट्वाइस, और यहां हो जाएगा 2Ag। तो यहां पर कॉपर के द्वारा सिल्वर को विस्थापित कर दिया गया है और क्यूप्रिक नाइट्रेट यहां बन जाता है। ये जो Cu बना है, तो इस विलयन में, अब चूंकि विलयन ये वाला मौजूद है, तो इस वाले विलयन में जो आयनों की कंडीशन होगी वो होगी Cu डबल प्लस, और प्लस हो जाएगा 2NO3 माइनस। ये जो Cu डबल प्लस आयन है क्यूप्रिक आयन है, और इसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है, और जिस तरीके का हमारा ये पेन है इसी तरीके का कलर भी होता है। तो इस प्रकार से हम इस रिएक्शन को देख लेते हैं, और इसके बाद एक अन्य क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार, जो अभी बता रहे हैं, यह क्वेश्चन भी कई बार इस तरीके का पेपर में आ चुका है। जैसे क्वेश्चन है कि 4 धातुएं हैं A, B, C और D। A, B, C, D 4 धातुएं हैं जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखे हैं। मान लीजिए B का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया
2.07 वोल्ट, और इसका दे दिया -1.05 वोल्ट, इसका दे दिया 0.34 वोल्ट, और इसका दे दिया 1.50 वोल्ट। और इसमें क्वेश्चन आपसे ये है कि इन चारों धातुओं को बढ़ती हुई सक्रियता के क्रम में लिखिए। धातुओं को बढ़ती हुई सक्रियता के क्रम में लिखिए। तो धातुओं की बढ़ती हुई सक्रियता का क्रम क्या होना चाहिए? उस धातु की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे अधिक नेगेटिव वैल्यू रखता है। तो इसमें सबसे पहले हम कम वाले को लिख लेते हैं। सबसे कम सक्रियता किसकी होगी? तो देखिए सबसे कम सक्रियता होगी ए की, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा हो जाएगी, सबसे कम एक्टिविटी होगी ए की। इसके बाद में इससे ज्यादा एक्टिविटी होगी सी की, इससे ज्यादा एक्टिविटी होगी डी की, और इससे ज्यादा एक्टिविटी हो जाएगी ए की। तो ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, यानी धातुओं की सक्रियता का बढ़ता हुआ क्रम है। इसके बाद इसी तरह का क्वेश्चन हम एक ये भी ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपसे ये सीधे सीधे पूछ लिया गया है Na Fe Ni Hg में सबसे अधिक रिड्यूसिंग पावर किसकी है? तो सबसे अधिक अपचायक क्षमता किसकी है, रिड्यूसिंग पावर किसकी है? तो हमें केवल इसमें देखना है कि इन सब में टॉप पर कौन होगा। तो हमारे पास केवल एक ही फार्मूला है, हम यहां से देख लेते हैं। लीक, वासर, काना, माल, मंजन, करफी, कड़कोनी, संत प्रवाह। इससे हम देख लेते हैं। तो यहां पर सोडियम जो है वो सबसे टॉप पर है। तो सोडियम जो है ये हाईएस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरीके से हम ये भी तय कर लेते हैं कि जो भी मेटल हमको दे रखे हैं उनमें से रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी। इसके बाद एक तरह का क्वेश्चन इसमें और देखा जाता है प्राय कि जैसे कुछ ऑक्साइड दे दिए, एक ऑक्साइड मान लीजिए MgO दे दिया, MgO, Al2O3 दे दिया, इसके बाद में HgO दे दिया, और एक ZnO दे दिया, ZnO दे दिया। इनमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड सबसे कम ताप पर अपघटित हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऑक्साइड सबसे कम ताप पर अपघटित हो जाएगा। तो इनमें आप लोग देख सकते हो ये तीन ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, या हम ये कह लें कि इनमें सबसे नीचे जो स्थान है वो मरकरी ऑक्साइड का है। तो मरकरी ऑक्साइड जो है वो सबसे कम ताप पर अपघटित हो जाएगा, यानी सबसे जल्दी अपघटित हो जाएगा। क्योंकि जब ऊपर से नीचे इस सीरीज में चलते हैं तो ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। तो इस तरीके से आज आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा। आज का ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर लाइक और कमेंट करें। अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।